मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टिलेशन यूनिट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट पैरामीटर एंड फिनोमेना इन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर क्या क्या होता है हमें डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके जो कि स्टूडेंट के क्या होते हैं कि डाउट होते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। हम कोशिश करेंगे वो सारी डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, डिस्टिलेशन कॉलम का एक फिगर है आपके सामने। इस फिगर को हम बताते हैं आपको। तो कुछ चीज़ हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम फीड के बारे में बात करते हैं। फीड हमारा कोई दो कंपोनेंट है। नॉर्मली हम बात करते हैं कंपोनेंट ए और बी। मान लेते कोई दो कंपोनेंट है, इनमें से ए जो है मोर वोलेटाइल है और बी है वो लेस वोलेटाइल है। इन दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर जो होता है उसको फीड कहते हैं। हम उसको पूरे थ्रू आउट लेक्चर में, पूरे सब्जेक्ट में हम एफ बोलेंगे, ठीक। उसमें जो ए है उसका मोल फ्रैक्शन हमने लिया है एक्स एफ, ठीक। एक्स और सफिक्स में एफ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन फीड। हम जो मोल फ्रैक्शन लेंगे वो मोर वोलेटाइल यानी ए का ही लेंगे। एक्स एफ कर दिया मतलब फीड में हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। एक्स बी कर दिया मोल फ्रैक्शन इन बॉटम प्रोडक्ट में। एक्स डी कर दिया तो मोल फ्रैक्शन इन टॉप प्रोडक्ट या डिस्टिलेट। तो इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि सर जो फीड है क्या वो दो लिक्विड का ही मिक्सचर हो सकती है? तो इसका आंसर है कि वो फीड जो है वो नॉर्मली दो लिक्विड का मिक्सचर होती है। जैसे कि मेथनॉल और वाटर हो गया, जैसे कि एथेनॉल और वाटर हो गया। तो नॉर्मली जो है वो दो लिक्विड का मिक्सचर होती है, मगर कई इंडस्ट्रीज में क्या है कि वो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर हो जाती है। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन कॉलम में अगर हम बात करना है फ्लैश डिस्टिलेशन की, तो फ्लैश डिस्टिलेशन में हम जो फीड देते हैं पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है कुछ पार्ट जो है वो पहले से ही वेपराइज हो जाता है। तो कहने मतलब इसे अंदर डालने पर कॉलम में, मतलब ओपन एक टैंक में ऑटोमेटिक वो फ्लैश हो जाती है। तो फीड जो है हमारी वो लिक्विड का मिक्सचर हो सकती है, लिक्विड और वेपर हो सकती है, और साथ में दो वेपर यानी दो गैसेस का मिक्सचर भी हो सकती है। एक स्टूडेंट कह रहा है सर दो गैसेस का वेपर, सर हमने कभी नहीं सुना। जब आप देखोगे कि हम ऑक्सीजन बनाने की जो प्लांट होता है ASU जिसे बोलते हैं एयर सेपरेशन यूनिट, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अलग करके बनाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों क्या हैं, गैसेस हैं। उनको हम बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन अलग करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे तो अलग करते हैं। तो अगर डिस्टिलेशन अलग करते हैं तो फीड कैसा होगा, दो गैसों का मिक्सचर ही तो होगा। तो हम इस तरीके से देखते हैं तो फीड जो है वो दो लिक्विड का, लिक्विड वेपर का, या फिर दो वेपर का यानी गैसेस का हमारा मिक्सचर हो सकता है। पहली बात आपकी हुई। नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें ये समझना है, दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि भैया जो फीड के बारे में आप जान गए, फीड में नॉर्मली अगर हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो 50% है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वेपर, जो वेपर प्रोडक्ट बन रही हैं उन वेपर में 100% कंपोजिशन मोर देन 50% होने वाली है। बात समझ गए। नॉर्मली ये जो इंडस्ट्री में 95 से या फिर 90 से 99% तक चली जाती है। एक कंपोजिशन 50 से बढ़कर इंडस्ट्री में 90 से 99 कभी और 99.99% तक भी चली जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे। जितना आपको ज़्यादा कंपोजिशन बढ़ाना है इसको, अगर आपको कंपोजिशन बढ़ाना है, अगर कंपोजिशन बढ़ाना मांगता है तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे मित्रों आपको नंबर ऑफ ट्रे बढ़ानी पड़ेंगी। क्वेश्चन बनता है कि भाई नंबर ऑफ, अगर हमें प्योरिटी बढ़ानी है, डिग्री ऑफ सेपरेशन बढ़ाना है। डिग्री ऑफ सेपरेशन मतलब है कि 50 से आपने कितना बढ़ा दिया, इनका जो डिफरेंस है वो डेल्टा हो गया। तो डिग्री ऑफ सेपरेशन मतलब है 50% था, अब कितना हो गया। अगर 50 से 90 कर दिया पहला केस,
50 से 90 का दूसरा केस, तो दूसरे वाले केस में डिग्री ऑफ सेपरेशन ज़्यादा है, बात समझिए, दूसरे वाले केस में डिग्री ऑफ सेपरेशन कम ज़्यादा है। अच्छा, इसी प्रकार से जो यहाँ का प्रोडक्ट होता है उसमें जो तो मैंने बात की 50% ए के बारे में, यहाँ पर 99% ए बारे में बात की। और जो लेस वोलेटाइल है यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट जो डिस्टिलेट मतलब बॉटम प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को हम प्रेजेंट करते हैं कि लेस वोलेटाइल कितना है। तो लेस वोलेटाइल इसमें अप्रोक्स 100 के बराबर होता है, यानी 99% समथिंग हो सकता है, या फिर वो 95 हो सकता है नॉर्मली, जो नॉर्मल इंडस्ट्री में रहता है। तो 95% अगर हमारा बॉटम प्रोडक्ट है, इसका मतलब लेस वोलेटाइल इसमें बचा हुआ कितना 5% है। तो मेरे प्यारे यहाँ पर था मोर वोलेटाइल 50, यहाँ आ गया 5% और यहाँ पर हो गया 99%। इस तरीके से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है। आप देख रहे हो ऊपर का सेक्शन जो होता है उसको मैंने आपको बताया था। देखो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि सर हम फीड जो देते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, वो फीड हम कहाँ पे करेंगे, ये कैसे पता करें। सर हम फीड ऊपर से पहली प्लेट पे करें, दूसरी भी करें, तीसरी भी करें, चौथी भी करें, नीचे करें, कहाँ पर करें। सर हम कहाँ पे करें फीड जिससे कि हमारा कॉलम सबसे अच्छा काम करेगा। तो इसको पता करने के लिए हम अभी बहुत प्रचलित मेथड है जिसे बोलते हैं मैकअप स्मिथ मेथड, हम उसमें आपको पहले कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। वहाँ पर हम प्लॉट बनाएंगे और वहाँ से मुझे मालूम पड़ेगा कि फीड प्लेट का नंबर कौन सा होने वाला है, ऊपर से चौथा होने वाला है या ऊपर से पाँचवा होने वाला है। तो फीड प्लेट की लोकेशन जो वहाँ से निकल के आती है, मुझे कॉलम में उसी प्लेट के ऊपर से फीड डालनी है। समझ गए। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि फीड कहाँ करेंगे जी, कैसे पता करते हैं। तो मैकअप स्मिथ का प्लॉट बनाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे मैकअप थिले, मतलब मैकअप थिले मेथड जो है, तो उससे हम निकालेंगे और उसके बाद कहीं हम जो है पता करेंगे। मैकअप स्मिथ साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे, उन्होंने कई मेथड दिए हुए हैं सीआरई में और डिस्टिलेशन के लिए रिगार्डिंग। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर ये पहली बात हमारी हो गई फीड कहाँ डालेंगे, समझ। जिस प्लेट पर फीड डालेंगे, मान लेता हूँ ये प्लेट है, इस पर हमने फीड डाल दिया, ठीक। तो इसके ऊपर का जो भी सेक्शन होगा दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग सेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं एनरिचिंग सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग सेक्शन। और इसके नीचे का पूरे सेक्शन क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग सेक्शन। स्ट्रिपिंग सेक्शन ऊपर वाला रेक्टिफाइंग सेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं एनरिचिंग सेक्शन। ऊपर वाला सेक्शन एनरिचिंग सेक्शन कहलाता है, इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कुछ एनरिच हो रहा होता है। एनरिच का मतलब है प्यूरिफिकेशन को बढ़ाना, कंपोजिशन को बढ़ाना, रिच कर देना, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि यहाँ पर कंपोजिशन 50% है, यहाँ पर 99 आती है मोर वोलेटाइल की। तो हमने क्या किया, हमने जो, अब ध्यान दो इसमें क्या हो रहा होगा, हम मान लो कोई लिक्विड वेपर डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो लिक्विड पार्ट है वो नीचे आएगा, इसका वेपर ऊपर जाएगा। मान लो मैंने कहा कि 50 किलो में 10 किलो वेपर बन गई और 40 किलो बन गया लिक्विड, डालेंगे तो लिक्विड 40 किलो नीचे की ओर आएगा और वेपर वाला हिस्सा जो क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा उस प्लेट पे जहाँ से मैंने डाला है, बात समझे। और ऊपर से लिक्विड आ रहा है वो अलग चीज़ है, नीचे से वेपर आ रही है वो अलग चीज़ है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अभी तो मैं सिर्फ उस फीड के बारे में बात कर रहा हूँ कि 50 किलो डालेंगे, 10 किलो वेपर ऊपर चली जाएगी और जो 40 किलो नीचे चली जाएगी। बस 10 किलो वेपर जो ऊपर जा रही है उसमें कंपोजिशन कितना होगा, तो आंसर है 50% होगा। मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, होगा। मगर फिर हम और यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है अंदर, जिसकी वजह से वो हमारा 50% वेपर में जो कंपोजिशन यहाँ पर था 50% था इस 10 किलो में, वो बढ़ के 99% तक हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर क्या होता है, वो हम समझते हैं, ठीक। वो आज टॉपिक का मेन हमारा मोटिव है समझाना। फिर हम और छोटी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों पर बात हम करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है।
चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लेट हमारी फीड प्लेट है, ठीक। इसके ऊपर कोई प्लेट है, मान लेता हूँ एन है, और इसके नीचे कोई प्लेट है एम है, एमथ प्लेट है, एनथ प्लेट है। जो लिक्विड यहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से लिक्विड आ रहा है किससे, एनथ प्लेट से, जो लिक्विड एन प्लेट से आ रहा है नीचे, ठीक है, ये कैसे आएगा, ये डाउन कमर की हेल्प से आएगा, ऐसे यहाँ पर, ना कि जो जो होल है बीच में इनसे आएगा, इनसे नहीं आएगा, ध्यान रखना, होल से होकर ये नहीं आएगा, डाउन कमर की हेल्प से ही ये आएगा। क्लियर, ये बात माइंड में रखना कि भैया ये डाउन कमर की हेल्प से ही आने वाला है। तो ये लिक्विड आएगा, वो कितने मोल आएगा एन प्लेट से, तो हम बोलते हैं एल एन, उसे बोलते हैं। वो जो लिक्विड ऊपर से आएगा उसमें मोल वोलेटाइल की कितनी कंपोजिशन होगी, तो एक्सन होगी, एन मतलब एनथ प्लेट से आएगा, इसलिए लिक्विड आएगा, इसलिए हमने उसका फ्लूइड ले लिया एल, क्योंकि उसमें मोर वोलेटाइल कंपोजिशन लिक्विड में है, लिक्विड फेज में होते हैं तो कंपोजिशन को एक्स दिखाते हैं, और वेपर में कंपोजिशन को 22 दिखाते हैं। उसकी जो एंथैल्पी है वो कितनी होगी, हीट एंथैल्पी एच दिखाते हैं, लिक्विड की है इसलिए एल लगा दिया, और एन मतलब वो फ्लूइड जो एनथ फ्लूइड से आ रहा है, ठीक, समझ गए। एच एल क्या है, एंथैल्पी ऑफ लिक्विड, किसकी, जो एनथ फ्लूइड पीरियड से आ रहा है, समझ गए बात। अच्छा, इस पीरियड पे लिक्विड, इस पीरियड से लिक्विड तो नीचे आ रहा है, मगर इस पे वेपर नीचे से ऊपर जा रही होगी, और एनथ पीरियड जो पीरियड एन है उसमें वेपर कहाँ से आ रही होगी, इससे नीचे वाली प्लेट से आ रही होगी। अब वो प्लेट कौन सी होगी, एन प्लस वन प्लेट होगी, नीचे वाली प्लेट। मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे को और हम काउंटिंग करते हैं, सबसे ऊपर वाली प्लेट नंबर 1 कहलाती है, और सबसे नीचे वाली प्लेट नंबर लास्ट कहलाती है। तो नीचे वेपर आएगी तो वेपर का पीरियड होगा, वेपर पीरियड को हम बी से दिखाते हैं, किस पीरियड से आई है, तो एन प्लस वन, बी एन प्लस वन। अब देखो इसमें कंपोजिशन के बारे में बात करें हम, तो कंपोजिशन किसका, मोल वोलेटाइल का। कंपोजिशन किस, गैस का, वेपर है इसलिए उसमें कंपोजिशन 22 दिखाते हैं, किस पीरियड से है, एन प्लस वन से है। अब एंथैल्पी किसकी, वेपर की, किस पीरियड से आ रही वेपर, एन प्लस वन से, यहाँ लगा दो कॉमा, ठीक है, बी कॉमा एन प्लस वन। तो कितनी बात समझ में आ गई, यहाँ पर एच एल एन दिखाते हैं, मगर कभी कभी से कॉमा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए, ठीक। मान लेते जी एम प्लेट है, अब इस एम प्लेट पर क्या हो रहा होगा, सेम वैसे ही हो रहा होगा। ध्यान दीजिए, जो हमने लाइन खींची है ये वाली, ये कौन सी है, फीड प्लेट है, और फीड प्लेट से ऊपर वाली प्लेट जो भी हैं एन एन प्लस वन एन प्लस टू जो भी हो, वो सभी स्ट्रिपिंग, वो सभी रेक्टिफाइंग सेक्शन की होगी, एनएचिंग सेक्शन की होगी, और नीचे वाले जो है इसके, ये सब कौन सी होंगी, स्ट्रिपिंग सेक्शन की होगी। तो रेक्टिफाइंग सेक्शन के बारे में जब भी बात करेंगे, हम उसके लिए इक्वेशन ड्रॉ करें, हम उसके लिए बहुत सारे रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए बात करेंगे, तो हम सिर्फ एल लेंगे और वेपर के लिए बी लेंगे, ठीक, बात समझ में आ गई। जब हम स्ट्रिपिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो एल ना लेके एल डैश लेंगे या फिर एल बार लेंगे लिक्विड के लिए। चलिए, अब जो एम प्लेट है, तो एम प्लेट पर क्या हो रहा होगा, लिक्विड यहाँ से आ रहा होगा, तो एल एम प्लेट से, मगर स्ट्रिपिंग सेक्शन पर इसलिए हमने एल बार या फिर एल डैश लगा देंगे, कभी कभी इसको एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ना वाले इसको हमारा एल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिक्विड है इसलिए मोल फ्रैक्शन होगा, मोल वोलेटाइल का दिखा रहा हूँ, सिर्फ मोल वोलेटाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक्सम हो जाएगा। हम बार सिर्फ लिक्विड फ्लूइड और वेपर फ्लूइड पे लगाएंगे, ठीक है। और एंथैल्पी एच होगी, लिक्विड की होगी, और एम्पेयर से होगी, ऐसे ही। ये तो लिक्विड आ रहा है, अब यहाँ से आ रही होगी वेपर, किससे, एम प्लस वन प्लेट से आ रही होगी, तो वेपर को बी बास दिखाएंगे और एम प्लस वन दिखाएंगे, मोल फ्रैक्शन बाई एम प्लस वन, और एंथैल्पी इसकी वेपर की एम प्लस वन। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, समझ गए। ये तो हो गया हमारा पूरा कॉलम का सीन।
एक तरीके से पूरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक, ये कॉलम हो गया। यहाँ पर बनेगी वेपर, इनको कर लेंगे हम कंडेंस और कर लेंगे इकट्ठा, किसमें, ड्रम में, दिस इज द रिफ्लक्स ड्रम। देख रहे हो ना, ये क्या है, रिफ्लक्स ड्रम है। रिफ्लक्स ड्रम हो गया। यहाँ निकाल देंगे प्रोडक्ट और कुछ हिस्सा कर देंगे वापस। और ध्यान दो, हिस्सा कहाँ गिरेगा, तो सबसे लास्ट प्लेट, सबसे ऊपर वाली प्लेट पे। जो रिफ्लक्स है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये कहाँ गिरेगा, तो आंसर है सबसे टॉप प्लेट पे, प्लेट नंबर 1 पे गिरेगा। बात समझ गए, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये है डी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इसका आउटपुट डिस्टिलेशन कॉलम का, उसका कंपोजिशन एक्स डी लिया है। कंपोजिशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन डिस्टिलेट फाइनल प्रोडक्ट, और उसकी एंथैल्पी को हम एच डी से दिखाएंगे। अच्छा, जो हमें यहाँ से लिक्विड निकला है, हम क्या करना चाहते हैं, इस लिक्विड को हम थोड़ा सा हीटअप करना चाहते हैं। हीटअप रिवॉल्वर में हीटअप करेंगे तो कुछ बनेंगी वेपर। ध्यान दो, दोबारा से पॉइंट समझो, कुछ बनेंगी लिक्विड, कुछ वेपर बन जाएंगी। मान लो 100 किलो डाला हमने, गर्म करने पर हम देखा कि 20 किलो लिक्विड बन गया और 40 किलो बन गए वेपर, किसी कंटिन्यूस प्रोसेस में। ठीक है, अब उस 100 किलो में से 40 किलो वेपराइज हो गया, मतलब 80 किलो वेपराइज हो गया, और 20 किलो 100 में से 80 वेपराइज हो गया, और 20 kg लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम पर यूनिट टाइम क्या करेंगे, उसको निकालते रहेंगे बाहर। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक, फाइनल प्रोडक्ट। मान लो इसको हम W से दिखाते हैं, वैसे कई बुक्स में इसको B से भी दिखाते हैं। ठीक, तो 20 kg पर आवर या 20 मोल पर आवर, हम जो भी है हम उसको यहाँ से निकालते रहते हैं। रिवॉल्वर में हम हीटअप करने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, उसको हम QB से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एनर्जी बैलेंस हम करेंगे तो वो चीज़ आपके काम आएगी। ठीक, तो जो यहाँ पर W या B है, दिस इज कॉल्ड बॉटम प्रोडक्ट। कभी कभी क्या है कि कई बुक्स में हम इसको W बोल देते हैं, तो हमें कैसे सिंपल समझना है कि भाई ये रिवॉल्वर में एंट्री करने से पहले का है, 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वेपर बनेंगे ऊपर अंदर कॉलम में जाएंगे, और जो लिक्विड बनेगा वो बाहर प्रोडक्ट होता हो जाएगा। मान लो हम पानी और मेथनॉल हैंडल कर रहे हैं, तो ये पानी हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी काम आ सकता है। अगर मान लो ठीक पानी छोड़ो, अगर कोई ए और बी कंपोनेंट हो, ए भी काम का हो, बी भी काम का हो, ए ऊपर से मिल गया, बी नीचे से मिल गया, तो हमारा यही बिक जाएगा, यही प्रोडक्ट है हमारे प्लांट का। ठीक, तो ये सब कहानी होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि हो सकता है कि इसके बारे में कंपोजिशन इसकी पूछे तो SW है कंपोजिशन, और इसका एंथैल्पी SW है। जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इसको वेपराइज कर रहे हैं तो यहाँ का जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंपोजिशन इस कंपोजिशन के बराबर हो। ध्यान दीजिए, बॉयलर में ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो फाइनल प्रोडक्ट की कंपोजिशन है और वो एंट्री कर रहा है रिवॉल्वर में, उसकी कंपोजिशन बराबर हो। कंपोजिशन में भी डिफर। ठीक, इट इज ए टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंट, टॉपिक ऑफ स्टडी। सिंपली यहाँ से जो वेपर बनती है ऊपर से, उनको हम B से दिखाते हैं। ये नोटेशन ध्यान रखिए। जिस तरीके से हम रिवॉल्वर में एनर्जी देते हैं बाहर से बाय द हेल्प ऑफ स्टीम या फिर अदर मीडिया, उसी प्रकार से कंडेंसर में हम क्या करते हैं, स्टीम निकाल लेते हैं उसकी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम हीट देते हैं रिवॉल्वर में, मगर कंडेंसर में हीट निकाल लेते हैं। तो जब हम एनर्जी बैलेंस करेंगे तो हम इसका ध्यान रखेंगे। जो हीट बैलेंस एनर्जी निकालते हैं उसको अमाउंट ऑफ QC कहते हैं, कितने जूल पर आवर पर सेकेंड जो भी है, आपने एनर्जी को बाहर निकाल लिया है। ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, जो रिवॉल्वर में एनर्जी देते हैं उसे हम एनर्जी हीट लोड कहते हैं। ठीक, और इसको भी हीट लोड कह सकते हैं, क्योंकि हमें निकालने की जिम्मेदारी है। अरे भाई, इसको निकालना हमारी कला है, हमारी मेहनत है, हमारा पैसा है, इसको निकालना पड़ेगा, पैसन भी है। अब इसको निकालना है तो यहाँ पर समस्या यह है कि निकालना बड़ा मुश्किल काम है। रेफ्रिजरेटर में से क्या करते हैं हम, रेफ्रिजरेटर में किसी भी कंपोनेंट से हीट को निकालते हैं बाहर, निकालने की अपनी कॉस्ट आती है, उसको हम टन दिखाते हैं। टन क्या होती है, टन हीट कैपेसिटी टन में दिखाती है। तो टन क्या होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे थर्मो में। ठीक,
अगर मन हुआ तो यहाँ भी बात करें। बात समझ गए पूरी। जे फ्लैश ड्रम है। अच्छा, अब एक बात समझो कि यहाँ पर क्या लिक्विड नीचे बन जाएगा। कई बार ज़्यादातर हम इंडस्ट्री में जो कंडेंसर यूज करते हैं वो टोटल कंडेंसर यूज करते हैं। टोटल कंडेंसर मतलब वेपर 50 किलो आई तो पूरा 50 किलो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हो जाता है तो इन दोनों कंडीशन में वेपर और लिक्विड की कंपोजिशन सेम होगी। बट कई बार क्या करते हैं, पार्सली कंडेंसर यूज करते हैं। अगर पार्सली कंडेंसर यूज कर रहे हैं तो नीचे तो भैया लिक्विड बन जाता है और ऊपर बन जाती है वेपर। अब विनोद का क्वेश्चन आता है, विनोद कह रहा है सर पार्सल कंडेंसर का भी यूज़ करते हैं। पार्सल कंडेंसर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ अमाउंट में वेपर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने बोला मेथनॉल यहाँ पर 99% का बन गया, लिक्विड में बन गया। ठीक, तो मैंने कहा मुझे कुछ मेथनॉल वेपर भी चाहिए। बात समझे? तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से वेपर देता रहूँगा, नीचे लिक्विड देता रहूँगा। बात समझ गए? इट इज़ ए प्रोसेस। अगर हमें टोटल कंडेंसर यूज करना है तो कैपेसिटी हीट लोड बढ़ जाएगा। अब पार्शियल कंडेंसर में हीट लोड थोड़ा कम होता है, पहली बात। अब क्वेश्चन है सर कंपोजिशन का क्या होगा। अगर कंपोजिशन जितनी ज़्यादा प्यूरीफाइड होता है, अगर प्यूरीफाइड ज़्यादा है हमारा ये लिक्विड, ठीक, प्यूरीफाइड मतलब वेपर, ये वाला प्यूरीफाइड अगर ज़्यादा है 99.99% तक है, तो ऐसे केस में लिक्विड की कंपोजिशन वही होती है जो वेपर की कंपोजिशन है। बट जितनी कंपोजिशन डाउन हो, इसकी कंपोजिशन डाउन होती जाती है, तो उसके हिसाब से चांस ज़्यादा हैं कि लिक्विड की कंपोजिशन जो है वो अलग हो और ऊपर जो वेपर है उसका कंपोजिशन अलग हो। ये उस कंडीशन में भी ज़्यादा होती है जब इसमें ऐसे कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंडेंसेबल नहीं है। जैसे कुछ गैसेस इन्वॉल्व हो गई, नाइट्रोजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया। अब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -195 होता है, ऑक्सीजन का -183 होता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे प्यारे यहाँ पर दिक्कत ये आएगी, वो कंडेंस होंगे नहीं आसानी से। और जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ होगा नहीं, ऊपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर कंपोजिशन में भी डिफर। ठीक, जी आपको सोचने के लिए मैं इतना बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन पेंडिंग में रखता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि अंदर ये कंपोजिशन कैसे बढ़ता है, 50 से 99 कैसे होता है फीड से वेपर में, और अंदर हीट एनर्जी बैलेंस, हीट एक्सचेंज कैसे होता है। वो टॉपिक है, उसको आराम समझाएंगे। तो ये सब कहानी हुई है। ठीक, तो मैंने आपको बॉटम बोर्ड के बारे में बताया, मैंने फीड के बारे में बताया, मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया। अंदर स्टेपिंग सेक्शन क्या होता है, फीड बेड से ऊपर के सारे सेक्शन को स्टेपिंग सेक्शन कहते हैं। फीड बेड से नीचे के सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम फीड बेड से ऊपर सेक्शन को एनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं, रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं, और फीड बेड नीचे को हम स्टेपिंग सेक्शन बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेपिंग में स्टेपिंग क्यों बोलते हैं और रेक्टिफाइंग को रेक्टिफाइंग या फिर एनरिचिंग क्यों बोलते हैं। दो क्वेश्चन आए। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मान लो ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि बहुत सारे पैरामीटर क्या क्या मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चन को पेंडिंग रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नमस्कार।